हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट पॉइंट स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो कैरूथर की अपनी जो सीरीज चल रही थी हमारी वीडियो सोल्यूशन की, उसका हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया है और पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। और पहले चैप्टर में हम इनोलेट की बात थोड़ी सी कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी। वैसे तो देखिए आपको इनोलेट का अलग से भी लेक्चर मिलेगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले आपको कुछ बुक्स के सॉल्यूशंस जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो चैप्टर वाइज आपको थोड़ा सा सीक्वेंसली मैं प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी मदद करे। ठीक, आपके इंटरव्यू के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड, वहाँ पे आपको मदद करे। तो चैप्टर 1 में जहाँ से हमने छोड़ा था, यानी जहाँ पर हमने जस्ट छोटी सी बात कर ली थी इंट्रोडक्टरी इनोलेट की, जो इस बुक के अकॉर्डिंग था और उसके हिसाब से हमने शुरुआत करी थी, बस अब उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ना है और बिल्कुल चैप्टर के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही बढ़ेंगे। उनकी थ्योरी का ही हम थोड़ा सा एलाबोरेशन करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट बुक के सॉल्यूशन को फोकस करना है। चलिए, तो एक बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर कंसेप्ट आपने बैठा लिया होगा। जस्ट इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता भी दिया था कि कैरूथर के इस पहले चैप्टर में आपको ज़्यादातर जो मिलेगा, वो जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड मिलेंगी। और इनोलेट की अगर बात की जाए तो इनोलेट और इनॉल कुछ है नहीं, बल्कि एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल वाला इंटरमीडिएट है, जिसको रिएक्शन के बीच में जनरेट किया जाता है और फिर उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल करके वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जस्ट आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर कुछ है नहीं, थोड़ा सा एक जस्ट लाइन लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट में बता देता हूँ। वो ये कि अगर किसी रिएक्शन में आप SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड करा रहे हैं, किसी सैचुरेटेड कार्बन पर कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि I लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, टोसाइलेट लगा हुआ है, मिसाइलेट लगा हुआ है, ट्रिफलेट लगा हुआ है, नोसाइलेट लगा हुआ है, ऐसा बढ़िया लीविंग OAC लगा हुआ है, ऐसा बढ़िया लीविंग ग्रुप मान लीजिए प्रेजेंट है सैचुरेटेड कार्बन। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सॉलिड भी हो सकती है, अबव द प्लेन भी हो सकती है, बिलो द प्लेन भी हो सकती है, ब्रोकन भी हो सकती है। तो वहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उसकी मैकेनिज्म SN2 होती है। और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इन्वर्जन कराने के लिए आप बहुत सारे अलग अलग रिएजेंट्स और अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ते हैं, जिसमें मित्सुनोबु रिएक्शन भी होता है। मित्सुनोबु रिएक्शन में PPS3 डैड या PPS3 डैड का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके, और स्पेशली प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को हटा करके वहाँ पर SN2 कराने के लिए। तो वही थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर मान लीजिए कि इपॉक्साइड है और उस पर आप मान लीजिए कि इनोलेट बना करके न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, या सपोज कीजिए कि मित्सुनोबु रिएजेंट के थ्रू अगर आप OH को गुड लीविंग ग्रुप में चेंज करके वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैकेनिज्म SN2 होगी और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो इनोलेट होगा। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म की तरह भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लियर क्या बताया गया है, यहाँ पर लिया गया सीजियम फ्लोराइड। और देखिए, ऐसे तो इनोलेट बनाने के लिए आपको बेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप जो है वो इस स्पीसीज़ के साथ बेस जनरेट, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए आपने जो स्पीसीज़ लिया है वो सीजियम फ्लोराइड है, थोड़ा अलग है। देखिए क्या है आपका, ये स्पीसीज़ है, 2 एल्काइल एस्टर है, एक्टिवेटेड मिथाइलिन कार्बन है, डाई एथाइल मेलोनेट है। देखिए बहुत क्लियर है कि आपके पास जो F- है, यानी कि जो आपने सीजियम फ्लोराइड लिया हुआ है, वो इस पर अटैक करके और फिर यहाँ पर कार्बोनाइल जनरेट कर रहा है। और ये जो कार्बोनाइल यहाँ पर जनरेट कर रहा है, चूंकि वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एस्टर के रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए वो इनोलेट है। इनोलेट इज नथिंग बट अ स्टेबलाइज्ड कार्बन न्यूक्लियोफाइल टू एनी स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप। कोई भी स्ट्रॉन्ग -R या -M ग्रुप होगा, अगर उसके साथ आप कार्बोनाइन को स्टेबलाइज्ड करोगे तो जो वहाँ पर कार्बन न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा इनोलेट। और अगर मान लीजिए कि टाटोमराइज करके एसिड के साथ या लुईस एसिड के साथ अगर उसका आप टाटोमर जनरेट करोगे तो उसको आप इनॉल बोलोगे। अब है क्या, देखिए यही जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल यहाँ जनरेट हो रहा है, उस कार्बन न्यूक्लियोफाइल को आप क्या कर रहे हो, देखिए ये जो आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जनरेट हो गया COET, वो यहाँ अटैक कर देगा। देखिए इसके सिग्मा स्टार में इस तरीके से अटैक कर देगा और इसको निकाल देगा। एक्चुअली ये है क्या, OSO2Me क्या है, OMS, यानी कि मिथाइल सल्फोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन पे, जो उसे बढ़िया लीविंग ग्रुप बना रहा है, जिसको आप मिसाइलेट बोलते हो।
तो SN2 हो गया, और देखिए यहाँ पर चूंकि ब्रोकन में है तो जो SN2 रिएक्शन होगा वो अबव द प्लेन होगा, इसको आप इन्वर्जन बोलते हो, वाल्डन इन्वर्जन, और आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब सपोज करो कि कैरूथर इस सवाल को उठाता है, कैरूथर के इस सवाल से मान लीजिए कि आपके नेट के पेपर में या फिर गेट के पेपर में सवाल बनता है, तो आपसे कैसा मिलता जुलता सवाल बन सकता है, थोड़ा देखिए। पहले इस सवाल को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके नीचे वाले सवाल को, या इसके नीचे वाले सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से अभी हम कोरिलेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सवाल को थोड़ा सा एलाबोरेट करके कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने सवाल आपको बता दिया। लिंक करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि वैसा सवाल तो नहीं पूछा जाएगा जैसे सवाल आप कैरूथर में देखते हो या पढ़ते हो, तो आपको लिंक करना आना चाहिए कि फिर और मिलता जुलता कैसे सवाल बन सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। दो तीन सवाल लिखता हूं मैं। NO2 है, XCOMe है। जो रिएजेंट मैंने इसके साथ लिया है वो मैं वही ले रहा हूँ, सीजियम फ्लोराइड। यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है मान लीजिए आपका A। एक और सवाल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। SO2 है, सल्फोनाइल। इसके साथ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी लिख लेता हूँ। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वही चीज़ आपसे पूछा जाए जो आपको कैरूथर में लिखा हुआ है, बदल भी सकता है। इसके साथ मैंने ले लिया पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्राइड ले लिया, या कह सकते हैं कि आप इसके ऊपर जो है हमने इस H को हटा देते हैं, इस H को हटा के यहाँ पे ले लेते हैं हम OSiEt3। पोटेशियम हाइड्राइड हटा करके हम ले लेते हैं सीजियम फ्लोराइड। देखिए वैसा ही सवाल है जैसा अभी आपको मैंने कैरूथर का वो सवाल सॉल्व करके दिखाया। देखिए इधर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अंतर ले दिया। अब यहाँ पर क्या लिया है मैंने, देखिए एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर इसको हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने H हटा करके SiEt3 ले लिया है, सेम रिएजेंट लिया सीजियम फ्लोराइड। अभी क्या होगा देखो, अभी होगा क्या, अब जो आपका सीजियम फ्लोराइड है F- वो H पर नहीं अटैक करेगा बल्कि किस पर अटैक करेगा, इस Si पर अटैक करेगा। क्योंकि Si पर अटैक करने के बाद जो F और Si के बीच में बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्टेबल होगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप आंख मूंद करके किसी रिएजेंट को ना तो याद करेंगे, ना तो उसके फंक्शन को रट्टा मारेंगे, और ना ही आप उसको उस तरह से याद करके कहीं रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ब्यूटी या खासियत क्या है उसको समझिए। अगर आपने एक बार उसको समझ लिया तो उसको कहीं पर भी यूज करने में और कोरिलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। तो है क्या, देखिए क्योंकि इस कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जो है उसके बीच में ना तो कोई बैक बॉन्डिंग है और ना वो इतना ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आप उसको F के साथ जोड़ देते हो सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन और F के बीच में बैक बॉन्डिंग आ जाती है, F और सिलिकॉन के बीच में, तो जिसकी वजह से वो बहुत स्टेबल हो जाता है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके टूटने के बाद जो कार्बन आयन जनरेट होगा वो कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इस कीटोन के CO के थ्रू भी और NO2 के थ्रू भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनोलेट है, ये स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है NO2 से भी और कीटोन से भी। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर वही तरीके का ये भी क्या है आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब जैसे आपने देखा था वहां पर उस स्ट्रक्चर में ओपन थी, मतलब एक ओपन फॉर्म था, मतलब कि
चेन फॉर्म था कार्बन का, उसमें कोई रिंग नहीं थी, और उसमें लीविंग ग्रुप क्या था, ब्रोकन OSO2Me। लेकिन मैंने उसको OSO2Me को जो है हटा करके OMS ले लिया। वहाँ पर OSO2Me लिखा हुआ था, तो उससे पता चलता है कि मतलब उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि वो क्या है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा कोई रट्टा मार रहा है कि भाई ये तो लीविंग ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कार्बन बना, क्योंकि इस F- ने सिलिकॉन पर अटैक करके बॉन्ड को तोड़ करके कार्बन जनरेट किया, और फिर इस कार्बन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके SN2 दे दिया, और आपका प्रोडक्ट बन गया, तैयार हो गया। क्या आपका प्रोडक्ट बन गया, सॉलिड। ये कार्बन से जुड़ रहा है तो इसको एज इट इज लिख दिया जाए, ऐसे ही इसको भी एज इट इज लिख दिया जाए, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड हो गई। ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसा मिलता जुलता कुछ भी पूछ सकता है आपसे, लिविंग ग्रुप बदल सकता है, न्यूक्लियोफाइल बदल सकता है, रिएजेंट बदल सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर नहीं बदलेगा और आपने उसको ढंग से समझ के पढ़ा होगा तो आप उसको कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ लीजिए। अब अगर आप इस नीचे वाले सवाल को देखिए तो यहाँ पर भी बिल्कुल देखिए बेटा क्या है, F- ने सिलिकॉन पर अटैक किया और बॉन्ड को तोड़ दिया। सुनिएगा ध्यान। अब आपके पास जो बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन रहा है, CH और इसके ऊपर O- और COOMe। अब आपको क्या ये लगता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है आपका कार्बनाइन वाला जो अभी आप ऊपर देख रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये इनोलेट है? ना भैया, इनोलेट का मतलब कि कार्बन पर माइनस चार्ज, और कार्बन का माइनस चार्ज किसी स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप या -M ग्रुप के साथ स्टेबलाइज्ड हो और अपना माइनस चार्ज डीलोकलाइज करे, तब आप उसको बोलोगे इनोलेट। तो ये एनायन है, न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इनोलेट नहीं है। तो हर एक इनोलेट एक न्यूक्लियोफाइल होता है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अगर आप उसको जो होता है इनोलाइज करके उसका माइनस चार्ज जो है अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे भेज दें तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल भी होता है, और दूसरा कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। यानी कि ऑल इनोलेट्स आर न्यूक्लियोफाइल, बट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इनोलेट। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल बात है, इस बात को माइंड में बैठा लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर अटैक करेगा, लेकिन कौन अटैक करेगा, O-। तो कैसे अटैक करेगा, देखिए ये यहाँ पर आया और बॉन्ड को तोड़। अब देखिए वहाँ पे क्या था, OSO2Me, यहाँ पे क्या है, OSO2CF3। यानी ये क्या है, ये भी वैसा ही लीविंग ग्रुप है, लेकिन अलग से एक दूसरे तरीके का लीविंग ग्रुप लग रहा है, इसको आप बोलते हैं ट्रिप्लेट। तो यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही SN2 हुआ, लेकिन देखिए आप देखिए इस कार्बन पर हुआ, क्योंकि ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी है, और इस कार्बन पर नहीं हुआ क्योंकि ये टर्सरी है। तो जहाँ पे हिंड्रेंस कम है वहाँ पर आप SN2 करा रहे हैं। तो आपका देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, ये तो भाई नहीं निकला, तो ये तो वैसे ही रहा, OTF। सॉलिड Ni भी वैसे ही रहा, यहाँ पर ब्रोकन था तो क्या आ गया भाई, अब सॉलिड, और किससे जुड़ा है बेटा, O से, तो O आ गया CH COOMe COOMe। तो ये बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता रिएक्शन है जैसा अभी आपने वहां देखा, लेकिन वो इनोलेट का कार्बन न्यूक्लियोफाइल था, ये सिंपल O- था। तो आपका कंसेप्ट घूमना चाहिए न्यूक्लियोफाइल के इर्द गिर्द, और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट घूमना चाहिए मैकेनिज्म के इर्द गिर्द, और वहाँ फिर ये समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, और फिर वहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि लिविंग ग्रुप है या नहीं है। अगर लिविंग ग्रुप है तो इसकी क्या मैकेनिज्म है, SN1 है या SN2 है, या फिर कोई दूसरे तरीके का न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। कैरोथर का मिलता जुलता मैंने सवाल बता दिया, आपको और बढ़िया बढ़िया सवाल मैं बताऊंगा अभी, बस देखते रहिए। चलिए अब हम कैरोथर के अपने नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इस नेक्स्ट सवाल में जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही यूनिक है, और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके बड़े ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस बनते हैं, और उनको किस तरह से रिएक्शन में पूछा जाता है एग्जाम में, वो सब आप थोड़ा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इस नेक्स्ट सवाल को देखिए जो 1.6 वाला है, क्या लिखा हुआ है, इसको उतना ज़रा ब्रीफ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। यहाँ पर मैंने जो है अब बेस लिया है, पहले वहाँ क्या लिया था, वहाँ पर सीजियम फ्लोराइड लेकर के मैं कार्बोनाइन जनरेट करा था, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बेस लिया मैंने सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल, और सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल जो मैंने लिया हुआ है वो बेस है। और बेस कैसा है, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड बेस है,
या जिसको आप रिफ्लक्स्ड बेस भी कह सकते हो। हर रिफ्लक्स्ड बेस जो हीट की कंडीशन में यूज़ किया जाता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल बेस होता है। या कह सकते हैं हर वीक बेस जो हीट की ज़रूरत के बाद ही प्रोटॉन निकाल करके एनायन जनरेट करे वो भी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल बेस्ड या फिर रिफ्लक्स्ड बेस बोला जा सकता है। तो आपका जो यहाँ पर है वो क्या है, पहले ये बेस जो है सोडियम इथॉक्साइड या इथेनॉल, ये पहले इसका प्रोटॉन निकालेगा। किसका निकालेगा भाई प्रोटॉन? इस CH2 का प्रोटॉन निकालेगा। क्या जनरेट करेगा? क्या जनरेट करेगा? वही बिल्कुल सेम कार्बन आयन ऑफ these two एस्टर माइनस आर ग्रुप्स, या कह सकते हैं कि इसको आप इनोलेट बोल सकते हैं। इनोलेट का कार्बन न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, दो चॉइस आ गई है। एक तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का सेंटर ये है जहाँ पर लीविंग ग्रुप है, जिसको ये अल्फा बोल रहे हैं, एक को अल्फा भी बोल सकते हैं ना, और एक सेंटर है इसके कंजुगेशन का यानी गामा सेंटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ गामा पर अटैक होगा या अल्फा पर अटैक होगा, तो देखिए ध्यान से, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, और दोनों पर जो है वो SN2 हो सकता है। तो डायरेक्ट अगर वहां अटैक करेंगे जहां लीविंग ग्रुप है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट SN2। लेकिन अगर आपने कंजुगेशन में अटैक करा कर डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराते हुए अगर आपने लीविंग ग्रुप निकाला तो उसको बोलते हैं SN2 प्राइम या फिर कंजुगेटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि SN2 और SN2 प्राइम में दोनों में से इंडिविजुअली कोई भी मेजर हो सकता है, कोई भी माइनर हो सकता है, या हो सकता है कोई भी मेजर माइनर ना हो। तो इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए। जैसे ये आपका जो अल्फा है और गामा है, चूंकि यहाँ पर एक सेकेंडरी एक प्राइमरी है और दोनों ही सेंटर पर अटैक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको इन दोनों के साथ क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, यानी आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। आप कह सकते हैं कि प्राइमरी वाला मेजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, इतनी बात सही है कि अगर मैं गामा पर हिंड्रेंस बढ़ा दूँ तो फिर अल्फा वाला मेजर हो जाएगा, और अगर अल्फा पर हिंड्रेंस बढ़ा दूं तो गामा वाला मेजर हो जाएगा। और एक बात अपने माइंड में बैठा लीजिए कि इसको मेजर और माइनर डिसाइड करने का एक और तरीका होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। अब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी का इस्तेमाल करके किस तरीके से उसको किया जाता है और उस पर किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सवाल के आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं, क्योंकि हमें जो है वो बुक भी कवर करनी है। सारे कंसेप्ट अगर यही इसी सवाल पे सीख लिया तो फिर आगे क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, इससे मिलते जुलते सवाल भी मैं बना सकता हूँ, अगर मैं बनाना चाहूँ इससे मिलते जुलते सवाल भी बना सकता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने इससे मिलता जुलता कोई सवाल आपको पेपर में पूछ लिया, तो किस तरह से पूछ सकता है, एक दो सवाल देख लीजिए, उसके भी एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि आपको इस तरह से सवाल दे दिया, कोई में से मिठाई लगा दिए, एमी है एमी, और यहां पर मैंने ले लिया और इसके साथ ले लिया वन इक्विवेलेंट पोटेशियम हाइड्रेट। बड़े सवाल बन सकते हैं। एक और सवाल देते हैं। एक और सवाल और ले लेते हैं।
इथेनॉल लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल। देखिए ये मिलता जुलता सवाल है, हर सवाल में क्या है, देखिए मैंने डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में लीविंग ग्रुप लिया। देखिए यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड था, ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी मैंने जहाँ लीविंग ग्रुप लिया OTF, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। इसको भी देखिए यहाँ पर जहाँ पे आई है इसको अल्फा मान लीजिए, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये आपका। अब सब पे ध्यान से देखिए आप, एक्टिवेटेड मिथाइलिन का जो है वो मैंने ग्रुप लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 CO है, इस दोनों CO के बीच में जो हाइड्रोजन है 2, ये एसिडिक है, बहुत हाईली एसिडिक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिवेटेड मिथाइलिन है, और बेस के साथ लोगे तो इसका प्रोटॉन निकल के कार्बन आयन जनरेट होगा। यहाँ पर भी देखो, ये भी बेस है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखा जाए तो ये 2 NO2, एक NO2 है, एक CN है, यानी कि ये 2 स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप के अल्फा पर देखिए क्या है, H है, और ये अल्फा का H जो है वो एसिडिक है, क्योंकि NO2 भी अपना -R और -I डालना है और CN भी अपना -R और -I डालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस O- का यहाँ पर H पर अटैक होगा और इससे भी कार्बन आयन जनरेट होगा जो न्यूक्लियोफाइल होगा। इसको देखिए, यहाँ पर CH2 पर 2 CN है, इसका मतलब यहाँ पर भी जो 2 CN होंगे वो कैसे होंगे, -R या -I ग्रुप। ऐसे -R देखा जाता है इनोलेट में, इस बात का ध्यान रखिएगा, -I नहीं चलता इनोलेट में, -R ही होना चाहिए। जब तक रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा कार्बन आयन, तब तक आप उसको इनोलेट नहीं बोल सकते। अभी देखिए बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल, तो उसका प्रोटॉन निकालेगा और कार्बन आयन जनरेट करेगा। अब देखिए इसका कार्बन आयन, इसका कार्बन आयन, इसका कार्बन आयन, मार्क कर लेते हैं दोनों, ए अल्फा, यहाँ भी अल्फा, अल्फा नहीं, ये इसको भी आप बी मान लीजिए। अब देखिए अगर आपने इनोलेट बना लिया तो इनोलेट जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल है, और जिस सेंटर से वो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जहाँ लीविंग ग्रुप है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर वैसा ही लीविंग ग्रुप है सिस्टम जैसा मैंने अभी आपको सवाल में दिखाया। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा में गामा पे हिंड्रेंस ज़्यादा है और अल्फा पे हिंड्रेंस कम है। इसका मतलब अटैक अल्फा पर होना चाहिए, गामा पर नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं, आपको ए से इस अल्फा के बीच में बॉन्ड बना दो और आपका OMS निकाल दो। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा पता है आपको, इसका आंसर होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दो हल्का सा, किस तरीके से करना है देखो, इस तरीके से कर दो, और इसको उठा के जोड़ दो यहाँ पे, ये ड्राइंग करनी, ड्राइंग इसको जोड़ दो ऐसे, बन गया आंसर। ये प्रोटॉन क्यों निकला, क्योंकि प्रोटॉन एसिडिक था। क्यों एसिडिक था, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप थे, उनकी वजह से हाइड्रोजन एसिडिक था, उसका कार्बन स्टेबलाइज था, और बेस ने उसका प्रोटॉन निकाला और कार्बन आयन बनाया। कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करना चाहता जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ, जहां लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप कहाँ है, यहाँ था, अभी तो हो गया, गया था, निकल गया रिएक्शन के बाद। सो दैट विल मेक अ सो ये डायरेक्ट SN2 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे लीविंग ग्रुप है वहाँ पे हिंड्रेंस कम है, और जहाँ पे गामा कार्बन है वहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो SN2 प्राइम नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखिए क्या बेटा, यहाँ पर भी वही चीज़ है, अल्फा पर प्रोटॉन निकाला और कार्बन आयन बना, तो इसका मतलब यहाँ पर OTS निकलेगा, ये OTF निकलेगा, और OTF निकलने के बाद क्या जुड़ेगा बेटा, ये कार्बन, इस कार्बन पे 2 ये इथाइल ग्रुप है, एक CN है और एक NO2। दैट विल बी योर आंसर। यहीं पे आपने आंसर बना दिया, ठीक। SN2 होगा क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है और गामा पे हिंड्रेंस ज़्यादा है। अब आ जाइए आप इस लास्ट वाले सवाल पे, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेस था। अब लास्ट वाले सवाल में देखिए, न्यूक्लियोफाइल तो इसमें भी वैसा ही बन रहा है इनोलेट जैसा, जैसा भी आप यहाँ देख रहे थे। न्यूक्लियोफाइल क्या है भाई इसका, न्यूक्लियोफाइल इसका है कौन, न्यूक्लियोफाइल है इसका ये, मैं बना लेता हूँ डायरेक्ट, CH- और 2 CN लगा देते हैं। अब तुम खुद सोचो कि सब कुछ तो वैसा ही है मामला, लेकिन बस अल्फा और गामा में अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फा पर हिंड्रेंस बढ़ गया है, गामा पे कम हो गया है। तो अभी कौन अटैक करेगा, अभी गामा पर अटैक होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा और आई निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंजुगेटेड SN2 होगा और मेजर प्रोडक्ट SN2 प्राइम का बनेगा, यानी कंजुगेटेड SN2 का बनेगा, डायरेक्ट SN2 का नहीं बनेगा। तो आपका आंसर आ गया, और आपका आंसर जो है वो बना रहा है, जो प्रोडक्ट वो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
मार्क कर लेते हैं इसको, ये बी है, बी है, और गामा से बॉन्ड बना रहे हैं तो गामा के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये वाला, ये बॉन्ड बना रहा है आपका। शिफ्ट हो रहा है जो बॉन्ड वो बीटा और अल्फा के बीच में हो रहा है, ये डबल बॉन्ड। अब देखो कमाल की बात है, इस कार्बन पे जो है वो sp2 है और इस कार्बन पे sp3 है, तो एक कायरल सेंटर है इस कार्बन पे, लेकिन ये वाला जो ये था पहले से, ये देखिए ये पहले कायरल था, लेकिन अभी जो है डबल बॉन्ड बनने के बाद इस कार्बन पे अल्फा पे ये ए कायरल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके के अलग अलग तरीके के सवालों को आप ले सकते हैं। जैसे इनमें तो कोई मेजर माइनर बनेगा, मैंने मेजर ही बनाया, माइनर नहीं बनाया, लेकिन जो आपने अभी कैरोथर में सवाल देखा उसमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे और वहाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा था, यानी वहाँ मेजर माइनर का चक्कर नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस जो है वो बराबर था लगभग दोनों सेंटर पे, इसलिए ऐसा वहाँ पे हो रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट जो होगा वो नहीं बदलेगा, और कंसेप्ट अगर नहीं बदलेगा आपका तो आप सवाल को ढंग से समझ भी सकते हैं और ढंग से उसको कोरिलेट करके कर भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसको देखते हैं क्या है। अब रिंग बनाने वाली बात है। अब देखो ये रिंग बनाने वाली बात बड़ी आसान है बेटा। अक्सर क्या होता है कि अगर सेचुरेटेड कार्बन पे एक लंबी चेन है, लंबी चेन का मतलब देखिए यहाँ पर एन लगाया हुआ है, मेरा मानना है कि एन की संख्या जो है वो 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है। एक ऐसी रिंग बननी चाहिए जो रिंग स्टेबल हो। देखिए 4 मेंबर रिंग तो स्टेबल नहीं है, फिर भी काइनेटिकली कंट्रोल फेवर्ड है यहाँ पे, इसलिए 4 भी बना सकते हैं, 5, 6, 7। लेकिन अगर 4 की बात की जाए सबके कंपैरिजन में तो 4 का रेट जो है वो सबसे कम होता है, क्योंकि वहाँ बॉन्ड्स ऑर्थोगोनल बनते हैं और ओवरलैपिंग कराने के लिए ऑर्बिटल के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए अगर मैं बैल्डविन्स रूल के हिसाब से भी देखूँ, जिसको आप रूल ऑफ साइक्लाइजेशन बोलते हैं, तो उसके हिसाब से भी 4 मेंबर रिंग के बनाने के सबसे कम चांस होते हैं, 4 मेंबर रिंग बनने का रेट बहुत कम होता है। लेकिन आप इनोलेट के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, वो यहाँ दिखाया गया है, और वो किस तरीके से दिखाया गया है थोड़ा देखिए। बेस लिया आपने, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस लेना चाहिए आपको, रिफ्लक्स बेस लेना है, क्योंकि हमको यहाँ हीट करना पड़ेगा, जब तक हीट नहीं करेंगे रिंग बनेगी नहीं। तो देखिए पहले इनोलेट बनेगा यहाँ से, यानी कार्बन आयन बनेगा, वो अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, फिर वहाँ से दोबारा कार्बन आयन बनेगा उसी जगह से, क्योंकि वह प्रोटॉन अब भी एसिडिक है, क्योंकि वो एक्टिवेटेड मिथाइलिन है। ओके, एक्टिवेटेड मिथाइलिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से दोबारा प्रोटॉन निकालना, दोबारा वहाँ से प्रोटॉन निकालना तभी संभव है जब वो हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो, तभी निकाल सकते हैं। फिर दोबारा इंट्रामॉलिक्यूलर आप SN2 करा दो और आपका रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका 4 मेंबर रिंग है। एन दिखाता है कि 0 to 4 है, मतलब 0 का मतलब ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आप n बराबर 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। इसका मतलब कि 4 मेंबर रिंग भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, 7 भी बना सकते हो, 8 भी बना सकते हो। क्योंकि आपने अगर 1 ले लिया यहाँ पे तो 5 बन जाएगा, 2 ले लिया तो 6 बन जाएगा, 3 ले लिया तो आपका 7 बन जाएगा, और अगर 4 ले लिया तो 8 बन जाएगा। तो यानी ये कह रहा है कि 4 मेंबर रिंग से लेकर के 8 मेंबर रिंग के साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट गेन कर सकते हो आप इससे। बाकी इसमें कुछ भी यूनिक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी सवाल इसे मुझे मिलते तो बहुत सारे मैं बना सकता हूँ, आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन मज़ा आपका तभी आएगा जब थोड़े से और बड़े सवाल भी मिलेंगे आगे। बाकी तो रेफरेंस देता है पेपर का, वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा बेंजाइन का देखते हैं। एक थोड़ा सा ना सवाल मेरे हिसाब से इनोलेट का इस तरीके का भी बनता है कि कहीं पे आप इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ना भी लो या कार्बन पर लीविंग ग्रुप ना भी लो, आप कोई दूसरा इंटरमीडिएट ले लो जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके का इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, ये कहिए कि अनस्टेबल। अब जैसे आप देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ बेंजाइन बनाया जा रहा है, बेंजाइन बनाना मतलब एराइन फॉर्मेशन करना एक बड़ा ही यूनिक प्रोसेस है, बहुत ही यूनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। वो ये कि अगर आपने किसी भी बेंजीन या एरोमेटिक टाइप की रिंग ली, बेंजीनाइड एरोमेटिक टाइप की रिंग ली, और उस पर कोई लीविंग ग्रुप ले लिया और उसके बगल में हाइड्रोजन है और आपने उसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट किया। अब वो स्ट्रॉन्ग बेस बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो इस तरीके का रिएक्शन देगा। अब वो चाहे आप सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम के साथ सेकेंडरी इथॉक्साइड ले लीजिए, या फिर टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम के साथ टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लीजिए, इसको सुपर बेसिक मिक्सचर्स बोलते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ नॉर्मल ब्यूटॉक्साइड ले लीजिए, उसको भी सुपर बेसिक मिक्सचर बोलते हैं। या सोडामाइड के साथ जो है वो लिक्विड अमोनिया ले लीजिए, या पोटेशियम अमाइड के साथ जो है वो लिक्विड अमोनिया ले लीजिए।
तो इस तरीके का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेसिक मिक्सचर ले लीजिए आप, या फिर कोई बहुत यूनिक ले लीजिए, जैसे लीविंग ग्रुप के बगल में सिलिकॉन ग्रुप लगा दीजिए और आप F- वाला कोई रिएजेंट ले लीजिए, तो वहाँ पर जो है वो बन सकता है बेंजाइन। तो आप किसी भी तरीके से बेंजाइन बना लीजिए बस, और बेंजाइन पे अगर आपने इनोलेट लगा दिया तो फिर वहाँ पर जो उसका जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है उस पर रिएक्शन होता है। वही यहाँ पर थोड़ा बता रहा है, देखिए यहाँ पर इनोलेट को इसी तरीके के एक्सटर्नल पाई बॉन्ड पर अटैक कराया गया है, और फिर ये कार्बेनाइन बन रहा है, चाहे इधर अटैक करो चाहे इधर अटैक करो, दोनों सेम ही है। फिर ये कार्बेनाइन बन जाएगा और फिर इसको आप न्यूट्रलाइज कर दोगे, और न्यूट्रलाइज करके यू विल गेन द प्रोडक्ट। अब इससे मिलता जुलता सवाल कुछ अलग सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कुछ अलग सा भी हो सकता है। अब वो अलग से कैसे हो सकता है वो थोड़ा हम बात करते हैं। इस सवाल के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ से देखिए एक्सटेंडेड इनोलेट का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हो रही है एक्सटेंडेड इनोलेट की। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड इनोलेट, ये मैं आपको बताऊंगा, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये एक्सटेंडेड इनोलेट एक बहुत खास चीज़ होती है। एक्सटेंडेड इनोलेट, होमो इनोलेट, ये बहुत खास चीज़ होती है। और एक्सटेंडेड इनोलेट डेरिवेटिव और एक्सटेंडेड इनॉल वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक सवाल लेते हैं, थोड़ा इसी तरीके का होगा, मिलता जुलता होगा लेकिन थोड़ा अलग होगा। देखिए बड़ा मजेदार सवाल हुआ है। पहले हमने वही रिएजेंट लिया, तो थोड़ा सा रिएजेंट बदल देते हैं, सुपर बेसिक मिक्सचर लेते हैं। सुपर बेसिक मिक्सचर हमने ले लिया टर्सरी बुटॉक्साइड के साथ टर्सरी बुटाइल लिथियम। ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिक मिक्सचर होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो पहले आपने बेंजाइन बना लिया, इसका बेंजाइन बना लेते हैं इसका। ये 2 रिंग लगा दी इसके ऊपर, इधर हो गया भाई, ये ले लिया। अब देखिए, अब हमने जो इसके आगे लिया वो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। बड़ा जबरदस्त है। अब देखिए, अब हमने इसका अटैक करा दिया इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट गया था, तो बन क्या गया थोड़ा देखिए, मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, ये बन गया। ये बन गया आपका पानी वानी चार्ज यहाँ। ओके, ये रिंग ऐसे बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो ये जुड़ा क्या है इसके ऊपर, बड़ा मजेदार, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अब देखो, अब क्या किया जाए ऐसा कि आपको वो मिल जाए जो आप सोच ना रहे हैं। तब आपको इस माइनस चार्ज को भाई प्रोटॉन चाहिए, लेकिन प्रोटॉन के पहले इस बात का गौर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या अंदर तो कोई बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो फिर कुछ और ही हो जाएगा, और वो है क्या थोड़ा देखिए। यहाँ पे हम Me लगा देते हैं, एक बार रुकिएगा ध्यान से। मिथाइल एक, ये दोनों जो है आपके वो, हाँ बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गए, एक तो ये हो गया A, एक ये हो गया B, एक ये हो गया C। अब थोड़ा गिनिए, 1 2 3 4, यहाँ पर अटैक करेंगे तो 4 मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बनेगा, 1 2 3 4 5। तो जहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है
उनमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर कर लेते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा हो रही है? ए क्योंकि एक कीटोन है और वो बी जो है एस्टर है। एस्टर का जो कार्बोनिल कार्बन है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के रेजोनेंस है, उसके जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम है। तो देखिए बड़ा ये बहुत खास रिएक्शन होने जा रहा है यहाँ पर। देखिए टूटा, वापस आया और एक बहुत ही यूनिक रिएक्शन यहाँ परफॉर्म हुआ। ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से और इस बॉन्ड के टूटने से यहाँ कार्बन आयन जनरेट हो गया। यानी कहने का मतलब ये पूरा का पूरा COMe ग्रुप इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पर इसके टूटने से एक दूसरा स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बन गया। और ऐसा बहुत ही कम होता है, केवल बेंजाइन के साथ ही इस तरीके के बहुत खास इनोलेट टाइप के CC बॉन्ड क्लीवेज वाले रिएक्शंस पाए जाते हैं, जो बहुत ही यूनिक क्राइटेरिया है। और नेट में भी पूछा गया है इसका सवाल दिसंबर 2017 में, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इस तरीके के बेंजाइन पर इस तरीके का CC बॉन्ड फॉर्मेशन करके बहुत स्पेशल तरीके का रिएक्शन बनता है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ये बेंजाइन के अलावा और कहीं पर भी इनोलेट का इस तरीके का रिएक्शन नहीं होता। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो जिस तरीके से जो है मैंने आपको ये बेंजाइन पर इनोलेट का जो रिएक्शन था वो आपको क्लियर किया। और ये जो बहुत यूनिक बात मैंने आपको बताई, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं उनको भी ये बात नहीं बताया है मैंने क्लास में, उनको भी नहीं पढ़ाया है। और मैं बिल्कुल नई चीज़ आपके सामने यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक। सो ये जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं बात करूँगा एक्सटेंडेड इनोलेट की। हमारा कैरूथर का सारा प्रॉब्लम तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे भी, क्योंकि सीरीज़ के माध्यम से जो है मैं आपको थोड़ा इनोलेट भी पढ़ा दूंगा। क्योंकि इनोलेट की सीरीज़ के वीडियोस तो मैं आपको डेली दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूंगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स कर लेंगे, मज़ा आएगा। तो अब जो है आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अगले यानी नेक्स्ट क्लास में आपको या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बात करूँगा एक्सटेंडेड इनोलेट की। किसकी बात करूँगा? एक्सटेंडेड इनोलेट की बात करूँगा। थोड़ा इसमें डिस्कस किया गया एक्सटेंडेड इनोलेट को। थोड़ा सा होमो इनोलेट की बात करूँगा कि होमो इनोलेट क्या होता है। थोड़ा सा बात करूँगा एक्सटेंडेड इनॉल और एक्सटेंडेड इनोलेट डेरिवेटिव्स की। किसकी बात करूँगा? एक्सटेंडेड इनॉल की भी बात करूंगा और एक्सटेंडेड इनोलेट डेरिवेटिव्स की भी बात करूंगा। मैं एक्सटेंडेड इनोलेट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इनकी बात करूंगा। डेरिवेटिव्स में एक्सटेंडेड इनॉल डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, उसकी भी बात की गई है कैरूथर में। एक्सटेंडेड इनोलेट डेरिवेटिव्स एंड एक्सटेंडेड इनॉल डेरिवेटिव्स। और ये क्या बात की गई? एक्सटेंडेड इनॉल डेरिवेटिव्स। ये सारे बात की गई है, अलग अलग जगहों पे बात की गई इनकी कैरूथर में। तो जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे बात की गई होगी, जिस तरह से उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड हो रही होगी, क्या कंसेप्ट है, क्या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, क्या काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, क्या उसका कोरिलेशन है, वो सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। I will tell you about what is extended inolate, how it is used, what is homo inolate, how it is used, what is extended inolate, enol, how it is used, what is extended inolate derivative and what is extended enol derivative and how it is used. Extended enol derivative का मतलब होगा जैसे extended silyl enol ether, extended enamine, और extended enolate derivative का मतलब हो गया extended agenolate, extended lithium enolate, extended potassium enolate, extended जो है sodium enolate, इन सब की बात करूँगा। ठीक। सो होप आपको मज़ा आया होगा, आपने इस लेक्चर को बड़े से एंजॉय किया होगा। ध्यान रखिएगा कि ये सवाल जो भी हैं वो मेरा फोकस कैरूथर के इर्द गिर्द ही है, लेकिन मैं आपको कुछ अपने सवाल भी बताऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट उस कैरूथर के सोल्यूशन के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाए, बहुत आपको मज़ा आपको आ जाए। और मज़ा आने वाला है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस यही आपको करना है कि मुझसे सीक्वेंसली जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए कि प्रतीक सर ऑर्गेनिक किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग तरीका है, क्या इन्फेटिक तरीका, क्या मज़ेदार तरीका है। और बस बेटा ऑर्गेनिक सबके बीच में फैला दीजिए। मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनिक को फैला डालिए सबके बीच में, बता दीजिए सबको ऑर्गेनिक को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक। सो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। जितना आपका सहयोग मुझे मिलेगा उतना मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया और मजबूत और इंटरेस्टिंग कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। और आपको आपका जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक के लिए, जो आपको उसको बढ़ा दूंगा और डर तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा डर का। चलिए, थैंक यू वेरी मच।